डायनासोर्स के रेन में बहुत से आइकॉनिक एनिमल्स ने जमीन को घूमा और शायद इनमें से सबसे मशहूर था टायरानोसोरस रेक्स, जो क्रिटेशियस पीरियड के अंत में रहता था। अभी के वक्त में इसको केवल सबसे बड़ा थेरोपॉड ही नहीं बल्कि हमेशा का सबसे बड़ा लैंड कार्निवोर भी माना जाता है। इसका रिजल्ट ये था कि जो भी इसके आसपास रहता था वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं था और काफी सालों से कई ऐसे एनिमल्स जो इसके साथ कोएग्जिस्ट करते थे, जैसे कि वेल इक्विप्ड ट्राइसेराटॉप्स, बल्कि हेड्रोसॉर्स और टाइटैनिक सॉरोपॉड्स में ऐसे डैमेजेस मिले हैं जो शायद टी-रेक्स के अटैक से ही आए थे। फिर भी जबकि ये साफ है कि ये वाइड रेंज ऑफ फॉर्मिडेबल प्रे को टैकल कर सकता था, एक ऐसा डायनासोर है जिसे अब तक टी-रेक्स के बाइट मार्क्स के साथ नहीं पाया गया है और इससे ये आइडिया मिलता है कि शायद टी-रेक्स ने भी इस क्रीचर पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की थी। ये था एंकाइलोसॉरस। अपनी डरावनी अपीयरेंस और मीडिया में कई पोर्ट्रेयल्स के कारण एंकाइलोसॉरस 1900s के शुरू में ही अपनी डिस्कवरी से ही मशहूर हो गया था, जब कुछ बोन्स, टीथ और ऑस्टियोडर्म्स मोंटाना यूएसए की फेमस हिल क्रीक में पाए गए। हॉलोटाइप को एक एडल्ट माना जाता है और पेलियोंटोलॉजिस्ट इसकी एक्सटेंसिव आर्मरिंग से शॉक्ड थे, जिसने इसके फाउंडर को जल्दी से इसका नाम एंकाइलोसॉरस यानी फ्यूज्ड लिजर्ड रखने पर मजबूर किया। टाइप स्पेसिमेन को स्पेसिफिक नाम मैग्नीवेंट्रिस भी दिया गया, जो ग्रेट बेली का रेफरेंस था। इसका वाइडेंड मिड सेक्शन जो इसे काफी अनयूजुअल अपीयरेंस देता था। असल में एंकाइलोसॉरस इतना डिस्टिंक्ट और पहले पाए गए डायनासोर से डिफरेंट था कि पेलियोंटोलॉजिस्ट ने सोचा कि एक नया ग्रुप बनाना जरूरी है, जिसे उसके नाम पर एंकाइलोसॉरिया रखा गया। ये एनिमल्स का ग्रुप हर्बिवोरस डायनासोर्स के क्लेड के तौर पर डिफाइन किया गया है, जो स्मॉल और लार्ज बोनी शील्ड्स रखते हैं जो फ्यूज्ड होती हैं और इनकी बैक और साइड्स को पूरी तरह से कवर करती हैं। इस जनरल ग्रुप में एंकाइलोसॉरस का ताल्लुक एंकाइलोसॉरिडाई से था, जिनके मेंबर्स को और भी डिस्टिंक्ट बनाया गया था उनके मैसिव ट्रायंगुलर स्कल्स, शॉर्ट नेक्स, स्टिफ बैक्स, ब्रॉड बॉडीज और ऑस्टियोडर्म्स के साथ। अपने प्रकार का पहला होने के अलावा एंकाइलोसॉरस अब तक का सबसे बड़ा जाना माना एंकाइलोसॉर भी है, जिसमें एडल्ट्स का साइज 5.4 मीटर या 17 फीट से लेकर 10 मीटर या 33 फीट तक होता था और ये हिप्स तक 1.7 मीटर यानी 5 फीट 7 इंचेस तक हो सकता था। इसके अलावा एडल्ट्स का वजन 5 से 8 टन तक का हो सकता था, जो जायंट ट्राइसेराटॉप्स से भी भारी था जो उसके साथ रहता था और पहले के स्पाइनोसॉरस के बराबर था। ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि आंखों को दोनों ट्राइसेराटॉप्स और स्पाइनोसॉरस एंकाइलोसॉरस से काफी बड़े लगते हैं और इससे सवाल उठता है कि ये इतना भारी क्यों था जबकि वो ज्यादा लंबा या ऊंचा नहीं था। इसका जवाब उसकी एक्सट्रीमली रोबस्ट बॉडी में है। एंकाइलोसॉरस एक जीता जागता टैंक जैसा था, जिसमें छोटी, ब्रॉड और कंप्रेस्ड हड्डियां थीं, जो इसकी डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती थीं। इसके ऊपर इसका बोनी आर्मर था, जो उसके आधे से ज्यादा बदन को कवर करता था। इसने उसके वजन को और भी बढ़ा दिया था। ये आर्मर नॉब्स और प्लेट्स ऑफ बोन से बना था, जिन्हें ऑस्टियोडर्म्स कहा जाता है। ये बोनी स्ट्रक्चर्स उसकी स्किन में एम्बेडेड थे और इसके बदन को स्नाउट से लेकर टेल तक कवर करते थे और इनका साइज प्लेसमेंट के मुताबिक वेरी करता था। लेकिन अब तक किसी स्पेसिमेन में आर्मर इन प्लेस नहीं मिला है, इसलिए पेलियोंटोलॉजिस्ट को पूरा यकीन नहीं है कि प्लेट्स कैसे अरेंज्ड होती थीं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बड़ी प्लेट्स वल्नरेबल एरियाज जैसे नेक के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होती थीं, ताकि इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा ये भी पूरी तरह से समझ नहीं आया है कि टोटल ऑस्टियोडर्म्स कितनी थीं, जिनमें कुछ एस्टिमेट्स 30 से लेकर 100 से भी ज्यादा तक वेरी करते हैं। लेकिन जो पेलियोंटोलॉजिस्ट को पता है वो ये है कि एंकाइलोसॉरस की आर्मर्ड प्लेट्स बहुत यूनिक और स्पेशल थीं, जो दूसरे एंकाइलोसॉरस से डिफरेंट थीं।
खासकर उसकी ऑस्टियोडर्म्स थिन थी और उनकी अंडरसाइड हॉलोड थी। ये शायद थिक और सॉलिड आर्मर के मुकाबले में कमजोर लगता हो, लेकिन इसने एंकाइलोसॉरस को बेनिफिट दिया क्योंकि ये उसे हायर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और क्रशिंग बाइट्स के लिए रेजिस्टेंस देता था, जैसे टीरेक्स की बाइट्स। हॉलोड कंस्ट्रक्शन की डोम जैसी शेप थी जो स्ट्रेंथ ऐड करती थी और एंकाइलोसॉरस को हायर प्रेशर झेलने में मदद करती थी बिना ऑस्टियोडर्म्स को शैटर किए। इसके साथ एंकाइलोसॉरस को एक डिफेंस बूस्ट मिला कोलेजन फाइबर्स के जरिए जो उसके आर्मर्स के नीचे रैंडमली प्लेस्ड थे। ये फाइबर्स काफी मोटे थे कंपेयर टू वो जो आज के आर्मर्ड एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल्स और आर्मेडिलोज में होते हैं, और ये एंकाइलोसॉरस को फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, शॉक एब्जॉर्प्शन, लिगामेंट और मसल अटैचमेंट और ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते थे। ये फाइबर्स और ऑस्टियोडर्म्स के साथ मिलके एंकाइलोसॉरस को क्रिटेशियस नॉर्थ अमेरिका का टफेस्ट एनिमल बना देते थे, और स्टडीज में पाया गया है कि इसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये स्मॉल गन फायर को भी विथस्टैंड कर सकता था। इसके ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल आर्मर के साथ एंकाइलोसॉरस के पास एक और वेपन था जो उसे एक टफ बीस्ट बना देता था, इसका लेजेंडरी टेल क्लब। जैसे कि इसकी बोनी प्लेट्स जो उसके डिफेंस का हिस्सा थी, एंकाइलोसॉरस का टेल क्लब भी ऑस्टियोडर्म से बना था, खासकर 2 बड़ी और 2 छोटी ऑस्टियोडर्म्स टिप पर और छोटी ऑस्टियोडर्म्स की एक रो मिड लाइन में। रिकवर्ड स्पेसिमेन से पता चलता है कि ये क्लब 57 सेंटीमीटर या 22.5 इंचेस विड्थ में और तकरीबन 50 पाउंड या 23 किलो का वजन रखता था। ये वजन बढ़ा रहा था पर फिर भी इतना हल्का था कि एंकाइलोसॉरस इसे आसानी से चला सकता था, जिसको इसके बड़े टेल मसल्स और ऑसिफाइड टेंडन से और भी मदद मिलती थी। इससे ये अपनी टेल को इमेंस स्पीड में स्विंग कर सकता था और कैटास्ट्रोफिक अमाउंट्स ऑफ फोर्स जनरेट कर सकता था। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया है कि बड़े इंडिविजुअल्स 20,000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक कर सकते थे, जो बोन तोड़ने के लिए काफी था, जबकि एक और टेस्ट में पाया गया है कि इसकी टेल स्विंग 4,800 न्यूटन पर सेकंड की इंपल्स तक पहुंच सकती थी। कंपैरिजन के तौर पर एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर की टेल स्ट्राइक सिर्फ 13 न्यूटन पर सेकंड होती है। ये टेल स्ट्राइक उससे 370 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी। ये क्लियरली दिखाता है कि ये एक पोटेंट वेपन था, पर काफी समय तक ये डिबेट होती रही कि इस वेपन का विक्टिम कौन था, और ये अभी भी एक ऑनगोइंग डिबेट है क्योंकि अब तक किसी थेरोपॉड में ऐसी बोन्स नहीं मिली जो क्लब स्ट्राइक से डैमेज्ड हों, जो क्वेश्चन उठाता है कि क्या ये क्लब प्रेडेटर से डिफेंस के लिए इवॉल्व हुआ भी था या नहीं। इसके अलावा एक छोटे एंकाइलोसॉर की टाइप जो जूल के नाम से जानी जाती है, डॉक्यूमेंट किया गया है कि उसने अपने जीनस के दूसरे मेंबर्स को हिट किया था सोशल डोमिनेंस के लिए, जो ये नया आइडिया देता है कि शायद एंकाइलोसॉर क्लब्स प्राइमरीली एक दूसरे को मारने के लिए ही बने थे। लेकिन ज्यादा लोग अब भी मानते हैं कि एंकाइलोसॉरस अपने क्लब को कभी कभी डिफेंस में टीरेक्स के अगेंस्ट भी यूज करता था, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शंस दिखाती हैं कि इसके पास पीछे की तरफ काफी वाइड स्ट्राइकिंग रेंज थी, जो वही जगह है जहां टीरेक्स एक एम्बुश में पहले दिख सकता था। इसके अलावा और भी इनडायरेक्ट एविडेंस है जो इस कंजेक्चर को सपोर्ट करता है, और वो है कि एंकाइलोसॉरिया के क्लोजेस्ट रिलेटेड ग्रुप स्टेगोसॉर्स के पास सिमिलर वेपन्स थे जो थेरोपॉड्स के अगेंस्ट यूज होते हुए पाए गए हैं। जैसे एक स्टेगोसॉरस ने एक एलोसॉरस को इम्पेल किया एक काफी अनफॉर्चुनेट एरिया में। आज भी कुछ एनिमल्स हैं जो अपने प्राइमरी यूज के अलावा प्रेडेटर्स के अगेंस्ट भी ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, जैसे डियर के एंटलर्स। ये सब ये दिखाता है कि अगर जरूरत पड़ती तो एंकाइलोसॉरस अपने टेल क्लब को अटैकर्स के अगेंस्ट यूज कर सकता था। ये और उसके साइज और आर्मर के साथ मिलके लार्ज एडल्ट्स को टीरेक्स के लिए एक नियरली इम्पॉसिबल प्रे बना देते थे, और ड्रोमेयोसॉरस और टेरोसॉरस जैसे दूसरे प्रेडेटर्स का तो सवाल ही नहीं था।
अनफॉर्चुनेटली जुवेनाइल्स इतने अच्छे से डिफेंडेड नहीं थे और प्रेडेटर्स के टारगेट्स बन सकते थे, क्योंकि यंग स्पेसिमेन से ये पता चलता है कि एडोलेसेंस के दौरान इनका आर्मर और टेल क्लब्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते थे। इसका मतलब ये था कि कुछ समय के लिए जुवेनाइल्स ना तो अपने क्लब से कोई बोन ब्रेक कर सकते थे और ना ही बड़े अटैक्स को अपने आर्मर से रोक सकते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए यंग एंकाइलोसॉरस एक जगह इकट्ठे होते थे ताकि अपनी डिफेंस को और मजबूत बना सकें। ये ग्रुप्स किसी एक इंडिविजुअल के सिंगल आउट होने के चांस को भी कम कर देते थे। हालांकि एक फुली मैच्योर टी-रेक्स को डिटर करना मुश्किल था, लेकिन एक बार जब ये एडल्टहुड में पहुंच जाते थे तो चीजें बिल्कुल बदल जाती थीं, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि एडल्ट एंकाइलोसॉरस अकेले घूमते थे और इनका आर्मर और क्लब ही इनके लिए काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता था। और क्योंकि ये हर्ड्स में नहीं घूमते थे, इस वजह से एंकाइलोसॉरस को इकोसिस्टम इंजीनियर नहीं कहा जा सकता जैसे ओरिजिनली सोचा गया था। इसका मतलब ये है कि हेड्रोसॉर्स और लिविंग एलिफेंट्स के अनलाइक जो वेजिटेशन को खाते वक्त लैंडस्केप को बदल देते हैं, एंकाइलोसॉरस ऐसा नहीं करते थे। ये कहना गलत होगा कि एंकाइलोसॉरस छोटा खिलाड़ी था, क्योंकि इसकी भूख काफी जोर की थी। भले ही इसने ग्रीन्स को पसंद किया हो, इसकी लो डाउन बॉडी और वाइड मसल ये इम्प्लाई करता है कि ये अपने टाइम के अबंडेंट फर्न्स और लो ग्रोइंग श्रब्स पर फीड करता था। ये फूड आइटम्स ज्यादा कैलोरी डेंस नहीं होते थे, जिसके कारण एक एडल्ट को हर दिन लगभग 60 किलोग्राम या 130 पाउंड खाना खाना पड़ता था, जो कि बड़े हाथियों के खाने के अमाउंट के बराबर है। ये नंबर शायद छोटा हो सकता था अगर एंकाइलोसॉरस फ्रूट्स या कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स खाता जो वेजिटेशन में फंसे हुए होते, लेकिन जो भी हो, ये तो साफ है कि ये बहुत ज्यादा खाना खाता था और इसके लिए उसके पास एक अच्छा तरीका भी होना जरूरी था इतनी बड़ी अमाउंट को प्रोसेस करने का। उसका पहला टूल उसके दांत थे, जो कस्प लाइक थे और उनमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रोट्रूजन्स भी थे जो वेजिटेशन को कट करने में मददगार थे। इसके पास एक नैरो बीक भी थी जो लीव्स को इजीली वेजिटेशन से स्ट्रिप कर लेती थी, और एक बार अंदर जाने के बाद एंकाइलोसॉरस के पास एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी जो कंजम्पशन में मदद करती थी, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हाइंड गट फर्मेंटेशन के थ्रू ऑपरेट करता था। यह प्रोसेस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से फूड को तोड़ता है और आज के कई बड़े हर्बिवरस एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे राइनो। ऐसी फर्मेंटेशन के लिए बड़े वैट्स की जरूरत होती है जो कि वाइडेंट एब्डोमेन्स के फॉर्म में होती है, और यही वजह है कि एंकाइलोसॉरस का ब्रॉड मिड सेक्शन उसका फर्मेंटेशन वैट माना जाता है। ये डाइजेशन टेक्निक उसको दूसरे हर्बिवोर्स पर एक एज दे सकती थी जो उसकी स्मेलिंग कैपेबिलिटीज के कारण और भी ज्यादा हो गई थी। उसके नेजल पैसेजेस का स्ट्रक्चर और लार्ज ऑल्फैक्टरी बल्ब का साइज ये सजेस्ट करता है कि उसके पास एक एक्सेप्शनल सेंस ऑफ स्मेल थी जो एंकाइलोसॉरस को ये बता सकती थी कि खाना सड़ गया है, पक गया है या फिर घनी वेजिटेशन के नीचे छुपा हुआ है। साथ ही उसकी सेंस ऑफ स्मेल नियर बाय प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करने का मेन तरीका थी, क्योंकि भले ही उसके पास स्टेरियोस्कोपिक विजन था, लेकिन उसकी आई साइट उतनी अच्छी नहीं थी। एक और चीज जो एंकाइलोसॉरस में रिफाइंड नहीं थी वो थी उसकी स्पीड, क्योंकि उसका बल्कि साइज उसको स्लो मूविंग बना देता था और ये ज्यादा से ज्यादा एक इंसान के चलने की स्पीड के बराबर होता था। बस कुछ क्विक बर्स्ट मुश्किल समय में ही पॉसिबल होते थे, लेकिन अपने सारे डिफेंसेस के कारण एंकाइलोसॉरस को फास्ट होने की जरूरत ही नहीं थी सक्सेसफुल और वाइड स्प्रेड होने के लिए। और फॉसिल डिस्कवरीज ये दिखाती हैं कि ये नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका और अल्बर्टा कनाडा में रहता था। इन इलाकों में ये फॉरेस्टेड फ्लड प्लेन्स में रहना पसंद करता था, जिसमें रिलेटिवली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते थे। ऐसे एरियाज में जिंदगी भरपूर थी, जैसे फेमस हिल क्रीक फॉर्मेशन में। तो एंकाइलोसॉरस कई वेल नोन डायनासोर्स के साथ रहता था, जो टीरेक्स के साथ साथ डेनवरसॉरस,
ड्रेकोरेक्स, पैकीसेफेलोसॉरस, प्लेटीथोलस, स्फेरोथोलस, स्टिजीमोलॉक, टोरोसॉरस, ट्राइसेरेटॉप्स, लेप्टोसेरेटॉप्स, टटैंकासेरेटॉप्स, एडमोंटोसॉरस, थिसिलोसॉरस और निथोमाइमस, ट्राइरार्कोनुकस, नैनोटायरानस, स्ट्रूथियोमाइमस, एंजू, एकिरोरैप्टर, आविसॉरस, डकोटा रैप्टर, ट्रूडोंटिड्स और बर्ड्स को शामिल करते हैं। नॉन डायनासोर्स भी इन इलाकों में पाए गए हैं, जिनमें इंसेक्ट्स, मोलस्क्स, फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, टेरोसॉर्स का मिक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, चैम्प्सोसॉरस, क्रोकोडिलोमॉर्फ्स जैसे बोरियालोसुकस और ब्रैकीचैम्प्सा और मैमल्स भी थे, जिनमें सिमोलोमिस, सिमोलोडॉन, सिमेक्सोमिस, एसोनोडॉन, मेनिस्कोइसिस, मेजोडमा, स्टिजिमस, परेसोनोडॉन, अल्फाडॉन, डाडेल्फोडॉन, लेप्टालेस्टिस, नैनोक्यूरिस, प्रोटेल्फाडॉन, एल्टाक्रियोडस और पर्गेटोरियस शामिल हैं। ये एक्सट्रीम लेवल की डाइवर्सिटी बड़े रिवर सिस्टम्स के होने के कारण थी, जो एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर्स, फर्न्स, मॉस, श्रब्स और वाइन्स की अबंडेंस सपोर्ट करते थे। फॉर्मेशन के सेडिमेंट पर हुई स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि मॉनसून्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और कभी-कभी फॉरेस्ट फायर्स इस इकोसिस्टम को काफी लाइवली बनाए रखते थे और एंकाइलोसॉरस के लिए इन इलाकों की रिचनेस ने उसको 68 से 66 मिलियन साल पहले तक थ्राइव करने दिया। लेकिन पेलियोंटोलॉजिस्ट नोट करते हैं कि ये सबसे पॉपुलस एनिमल नहीं था, क्योंकि हिल क्रीक में सिर्फ 1% फाइंड्स ही एंकाइलोसॉरस की हैं। इसका मतलब है कि शायद ये ज्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करता था, और ये दोबारा इंप्लाई करता है कि ये सोशल क्रीचर नहीं था। उसके कम नंबर्स ने शायद उसके डिमाइज में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी केटी एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान, और उसके स्लो नेचर ने भी एक रैपिड एंड में कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि उसका घर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से होने वाले रैपिड मूविंग फायर्स के लिए ससेप्टेबल था, जो आखिरकार वो चीज थी जो इस टैंक जैसे डायनासोर का अंत कर सकती थी। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।